हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 32। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। माया ने आंखें कस के बंद की हुई थी। उसे डर लग रहा था कि गोली उसके अंदर जाएगी तो उसे कितना दर्द होगा, लेकिन उद्देश्य अपने घुटनों के बल बैठ गया और माया के भीगे हुए गालों को अपने अंगूठे से पोंछकर उसने उसके माथे पर अपने होठ जमा लिए। फिर उसकी दोनों आंखों को उसने चूमा और फिर उसके होठ को भी बहुत प्यार से उसने किस करके छोड़ दिया और कहा, मैं कल रात लौटूंगा, दरवाज़ा खुला रहेगा, तुम नीचे जाकर नाश्ता कर लेना और अपनी दवाई खा लेना, डिनर और लंच भी कर लेना। पूरा दिन भूखा रहने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और अगर तुम्हें दरवाजे का पासवर्ड चाहिए तो तुम बस अपना नाम डाल देना, वो खुल जाएगा। इसके बाद उसने फिर से उसके माथे को चूमा और उसे पलटकर निहार कर वहाँ से चला गया। ये सब देख माया का दिमाग मानो सुन पड़ गया था। अभी तो उसे लग रहा था कि ये आदमी उसे मार देगा और अगले ही पल उसने उसके साथ ऐसा किया जो उसने सोचा नहीं था। उद्देश्य बाहर नीचे आया। उसने सबसे पहले ड्रॉर से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और वो जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा उसे कुछ याद आया और वो तेज़ी से भागा। ओ शिट! उद्देश्य वैसे ही वो चाबी को फेंक कर तुरंत अंदर की तरफ भागा और लिफ्ट लेकर वो तुरंत ऊपर अपने कमरे की ओर पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो देखता है कि माया ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो लेट हो चुका था क्योंकि माया ने अपने आप को गोली मार दी थी। उसने अपने पेट पर गोली मार दी थी जिससे उसका बहुत खून बह रहा था और बंदूक उसने दूसरी साइड फेंक दी थी। वो भागते हुए माया के पास आया। माया के चेहरे पर खून से दाग लगे हुए थे। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। माया ने खुद को गोली मारी है। इसके बाद तो जैसे उद्देश्य का दिमाग एकदम झल्ला सा गया। उसने तुरंत माया के गालों को हाथ से थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की और कुछ सेकंड में ही उसकी नब्ज़ों को चेक किया। वो काफ़ी धीमी चल रही थी। इस वक्त माया को हॉस्पिटल ले जाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी। उद्देश्य ने एक ब्लैंकेट से माया को पूरी तरह ढक दिया और उसके पेट को भी एक कपड़े से बांध दिया। वो माया को लिए कार के पास भागा और उसने माया को सीट पर लेटा दिया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गाड़ी को निकल गया। उसे इस वक्त माया के ऊपर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा और उसे हॉस्पिटल में आया देख डॉक्टर रोमा तो जैसे फिर से काँप गई। हे भगवान, ये आदमी इतनी रात को क्यों आया है? अभी परसों ही तो आया था। डॉक्टर एक कोने में छुप गए, लेकिन उद्देश्य ने चिल्ला कर कहा, डॉक्टर डॉक्टर! उसके चिल्लाने के बाद 3-4 डॉक्टर उसके सामने खड़े थे। उद्देश्य ने माया को स्ट्रेचर पर लिटा दिया और उनसे कहा, तुरंत के तुरंत इसे ठीक करो। इसने खुद के पेट में गोली मारी है। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल सही सलामत चाहिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना इस पूरे हॉस्पिटल के साथ साथ मैं तुम सब लोगों को जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन उसकी इस हालत से शायद ही कोई उसकी मदद करता, लेकिन डॉक्टर साफ देख सकते थे कि माया के ऊपर लिपटे हुए कपड़े में कितना खून लग रहा है और उद्देश्य की शर्ट खुद खून से रंग चुकी थी। उद्देश्य से माया को लेकर सारे डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। उद्देश्य खुद भी उनके साथ खड़ा था क्योंकि डॉक्टर से उसे बाहर जाने के लिए कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक डॉक्टर ने फिर भी हिम्मत कर कहा, देखिए सर, हम गोली निकाल लेंगे, इन्हें बचा भी लेंगे, लेकिन प्लीज़ इस वक्त आप बाहर जाइए। आप यहाँ खड़े रहेंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा और आप भी जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा। फिर क्या था, ये सुनने के बाद उद्देश्य के पास बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। वो बाहर तो आ गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बाहर आकर बैठ गया। लोग उसे देखकर दूर से ही अपना रास्ता बदल ले रहे थे। तभी किसी ने उद्देश्य के कंधों पर हाथ रखा। उद्देश्य ने पीछे पलटकर देखा तो श्रेया खड़ी थी। भाई, आपने माया को मार दिया? ये सवाल सुनकर उद्देश्य कुछ बोल ही नहीं सका। भले ही उसने खुद
माया को गोली नहीं मारी हो, लेकिन वो भूल गया था कि उसे रूम में एक रिवॉल्वर नहीं रखनी चाहिए थी। श्रेया की आंखें पहले ही आंसुओं से भीगी हुई थी और उसके माथे पर पसीना था। उद्देश्य ने उसे कुछ नहीं कहा और वो फिर से बैठ गया, लेकिन श्रेया ने इस बार चिल्लाकर कहा, माया के साथ आपकी ऐसी क्या दुश्मनी थी भाई, जो आपने उसे जान से मारने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुरी है। ये सुनने के बाद उद्देश्य से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में श्रेया को डांटा, कौन कैसा है और कैसा नहीं, इसका ज्ञान अभी तुम्हें नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने घर चली जाओ। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही कहा था कि तुम नानी के पास चली जाओ रहने के लिए। जब इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चली आना, लेकिन तुम कभी मेरी बात मानती ही नहीं हो। उद्देश्य की बात सुनने के बाद श्रेया गुस्से में रोते हुए बोली, भाई आप तो माया से प्यार करते थे ना, बोलो तब उसे गोली क्यों मार दी? अगर मारना ही था तो तलवार से काट देते, वो कुछ पल में तड़प कर मर जाती। इस तरह मरने से तो ठीक ही है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता और तुम्हें मैं कुछ नहीं समझा सकता इस बारे में। मैं तुम्हें ये बता सकूं, इससे बेहतर है तुम घर जाओ और तुम्हें माया से कोई मतलब नहीं। लेकिन श्रेया वहीं बैठ गई और उसने रोते हुए कहा, अगर माया को कुछ हो गया ना तो आप याद रखना भाई, आप माया के साथ साथ मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। मेरे आपसे सारे रिश्ते टूट जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर कल तक माया घर नहीं लौटी तो आप और मैं हमेशा के लिए अलग रास्ते पर हो जाएंगे। उद्देश्य उसे गुस्से में घूरता रहा और वो वहाँ से चली गई। वहीं इस अस्पताल में दूसरी ओर कोमा पेशेंट्स के वार्ड में एक लड़की जो 3 साल से कोमा में है, उसका नाम उपासना मित्तल, उम्र करीब 25 साल होगी। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, आपको क्या लगता है किसी और का यहाँ रहना ठीक होगा? देखो मिस्टर मिथुन, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, तुम्हारी ये भतीजी सिर्फ मशीनों के द्वारा जिंदा है, इसके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं बची है। 3 साल से ये कोमा में है और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मशीनों के द्वारा जी रही है, लेकिन तुम्हारी माँ की ज़िद की वजह से हमें इसे हॉस्पिटल में रखना पड़ रहा है, वरना अगर तुम इसे ले जाकर जला भी दो तो इसे दर्द भी महसूस नहीं होगा। ऑलरेडी मरी हुई है ये, इसके दिल की धड़कन बस मशीन के द्वारा चल रही है। वो आदमी मुस्कुराया और कहा, नहीं डॉक्टर, इसे कभी 1 साल और रखना है। जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक मैं मन से इसके हिस्से की प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवा लूँगा। उसके बाद इसे आप जला दीजिए या रखिए, आपकी मर्जी होगी। सदा मित्तल एक बार सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ये हैं उपासना के चाचा देव मित्तल, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ इतनी गंदगी थी। 3 साल पहले उपासना के साथ कुछ ऐसा हुआ, ये कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन सब जानते हैं कि मित्तल कंपनी की सीईओ यशोदा मित्तल आने वाले वक्त में इस कंपनी की बागडोर और इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उपासना मित्तल के नाम करेंगी। जिस चीज़ को लेकर देव मित्तल और उनकी फैमिली में रोज़ झगड़े होते हैं, ना जाने वक्त कौन सा मोड़ लाने वाला था। उधर दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर माया के लिए खून मंगवा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर को उसके ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।